हेलो चेक, हेलो हेलो, आ रही है ना? सुनो इसके बारे में थोड़ी देर। अरे मुझे सुनो तुम्हें कौन सुनता है? अभी कोई नहीं सुनेगा जब तक 70,000 रुपए नहीं कमाओगे तुम, है ना? सुनो, जीडीएम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज अगर डायग्नोस होता है तो गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस उसे बोला जाता है। एक ऐसा डिसऑर्डर प्रेगनेंसी का जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सर ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता चला गया और प्रेगनेंसी में आखिर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हुआ? तो सर इसका कंडीशन होगा कि प्लेसेंटा की जो हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़े थे, दैट इज द एचपीएल, इंसुलिन रेजिस्टेंस करने वाला एक हार्मोन था जिसे बोलते हैं एचपीएल। ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर बढ़ता है और हमेशा मां के शरीर में इंसुलिन के लेवल को क्या कर देता है? कम। प्लेसेंटा जब जब भी बनेगा तो प्लेसेंटा से रिलीज क्या होगा सर? एचपीएल, यस और नो? और एचपीएल किसको कम करता है? वो ये कहेगा कि आप मेरे से कम ही बात करो तो ठीक है, बिकॉज वो हमारे विचार कम ही मिलते हैं, यस और नो? एचपीएल का लेवल अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन अगर कम होगा तो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंसुलिन जब जब रेजिस्टेंस करेगा, जब जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या होगा? ऐसा सामान्यतः हर प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन सर क्या होता है कि जब एचपीएल अपनी मर्यादाओं को त्याग दे, अपने लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, उस केस में जितना ज्यादा एचपीएल होगा ना उतना ज्यादा इंसुलिन काम करना कम करेगा, और जितना कम इंसुलिन एक्टिव होगा उतना ग्लूकोज बढ़ेगा। इसलिए सामान्यतः हमने फिजियोलॉजी में तो पढ़ा था, प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकल हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपो दोनों होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी में हर दिन हमेशा क्या रहता है? हाइपरग्लाइसीमिया रहे। अगर प्रेगनेंसी के दौरान 140 से 200 मिलीग्राम्स पर डीएल अगर ग्लूकोज का लेवल होता है तो समझ जाओ कि वो पेशेंट में क्या है, हो गई। अगर ग्लूकोज का लेवल 140 से कम है तो समझ जाओ कि ये ओनली हाइपरग्लाइसीमिया है, ओनली। और मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों की जनरली हाइपरग्लाइसीमिया होता है और होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो माँ की पूरी सेल्स पूरे ग्लूकोज को क्या कर लेगी? अब्जॉर्प्शन कर लेगी। अगर पूरा ब्रेकडाउन माँ ने ही ले लिया उसका यूटिलाइजेशन, तो फिर बच्चे को कहां से भेजेगी? इसलिए हम कुछ चीज किसी को देते हैं ना तो पहले हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप देने निकले हो तो आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, जब देने के बाद में भी आप खुद सरवाइव कर सको, इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप एक आदमी को 500-500 रुपए भी बांटने निकलो ना तो सबको देने के बाद में इतना तो खुद के पास बचना चाहिए कि आप खुद सरवाइव करो। नहीं ऐसा नहीं हो जाए फिर तुम्हें मांग करके खाना पड़े, यस और नो? ये कैसा डोनेशन है? ये अच्छा डोनेशन नहीं है। इसलिए दिखावटी जिंदगी से बचना चाहिए। ये हमें मैसेज दे रहा है। ये क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ग्लूकोज हमेशा बढ़ता है, लेकिन ग्लूकोज अगर 140 के इर्द गिर्द है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर। और ये जैसे ही रात को मां सोएगी सुबह फिर ग्लूकोज कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी हाइपरग्लाइसीमिया कभी हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन तेरा साथ हम छोड़ेंगे नहीं 7 जन्मों तक। दिस इज नॉन एज द प्लेसेंटा, दिस इज नॉन एज। इसका मतलब ये तो जनरल फिजियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सर यहाँ केस बिगड़ने वाला है, यहाँ पैथोफिजियोलॉजी होने वाली है। अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा, तो बढ़ाने का कारण क्या? इंसुलिन कम होता ही जा रहा कम होता ही जा रहा है। इसका मतलब एचपीएल बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अगर ग्लूकोज का लेवल 140 से 200 के बीच में आता है उसे गेस्टेशनल डायबिटीज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। अगर 140 से नीचे रहता है तो ओनली फॉर द हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी, हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी। सर अगर ग्लूकोज का लेवल प्रेगनेंसी के अंदर कितने से ज्यादा हो जाए? 200 से ज्यादा हो जाए। कितने से ज्यादा?
अगर 200 से ज्यादा ग्लूकोज का लेवल आ रहा है तो ये समझ जाओ कि कैसा केस नहीं है, जीडीएम का केस नहीं। इसका मतलब इस प्रकार के केस को बोलते हैं अवर्टडियम। क्या बोलते हैं? ऐसा डायबिटीज जो पहले से ही था, ऐसा डायबिटीज जो माँ प्रेग्नेंट होने से पहले ही कैसी थी, डायबिटिक थी। और डायबिटीज माँ ने क्या किया, कंसीव कर लिया। इसका मतलब डायबिटीज की वजह से पहले ग्लूकोज ज्यादा था, इसलिए मना किया जाता है डायबिटीज वाली कंडीशन में पहले उसे कंट्रोल करे या फिर मेडिसिन पे रहे फिर कंसीव करे। अगर वो डायबिटीज थी और फिर कंसीव कर लिया तो डायबिटीज में सामान्य तो 126 से ज्यादा होता है, और ग्लूकोज प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से भी बढ़ेगा। इसलिए अगर 200 से ज्यादा ग्लूकोज प्रेगनेंसी में अगर डायग्नोस होता है तो इस प्रकार की डायबिटीज को क्या कहा जाता है, अवर्ट डायबिटीज कहा जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल 142 200 है तो इसे जीडीएम कहा जाता है। अगर 140 से नीचे या 140 है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? यस। प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हमेशा इंक्रीज होता है, ये आपको क्लियर हो चुका है। इंक्रीज होता है और होना जरूरी है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, बिकॉज ऑफ द विच हार्मोन इज एचपीएल। एचपीएल हार्मोन की वजह से इंसुलिन कम काम करता है, इसलिए बच्चे की ग्रोथ करने के लिए ऐसा हमें जरूरी है करवाना। लेकिन एचपीएल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए फिर वो डायबिटीज अगर इस रेंज में आ रहा है तो फिर वो जीडीएम डायग्नोस हो जाएगा, वो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं रहा है। चले हम लोग आगे। सर इस केस के और क्या बता सकते हैं कि सर हमें ये जो जीडीएम वाला केस है इसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में? अगर ग्लूकोज शरीर में ज्यादा है, मीठा ज्यादा है तो यूरिन के रास्ते बाहर आएगा, इसलिए इस माह में हमेशा ग्लाइकोज यूरिया होता है। प्रेगनेंसी में सामान्यतः अगर यूरिन टेस्ट किया जाए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किया टेस्ट किया जाए तो माँ को यूरिन के रास्ते से हमेशा ऐसा लगता है टेस्ट करने पे कि उसे डायबिटीज है, इसलिए यूरिन टेस्ट किया नहीं जाएगा। अगर कंफर्म करना है आपको जीडीएम है तो आपको कैसा टेस्ट करना होगा? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, OGTT। क्लियर है? अगर आपको पता करना कि वास्तव में ही हम जीडीएम से सफर कर रहे हैं या हमारा पेशेंट वास्तव में ही जीडीएम से सफर कर रहा है, इसे कंफर्म करने के लिए जिस दिन आप वो पेशेंट आपके पास में आई है या नेक्स्ट वैसे अच्छा तरीका तो होता है कि जो फर्स्ट टाइम जब माँ एंटीनेटल विजिटिंग के लिए आती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कि आई एम प्रेग्नेंट, कंसीव हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, क्या क्या कब कब लगाना वैक्सीनेशन वो आप जानो, आपका काम कर ले। मैं आपको बताने आई हूं कि मैं क्या हूं, प्रेग्नेंट हूं। यस, पूरी गली में शोर है, सीता क्या हो गई है, गर्भवती है। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि ये जो वो पेशेंट अब बताने आई है तो उस दौरान डॉक्टर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल चेक करे। एक बात आपने नहीं पूछी कि सर ये घटनाएं कब घटित होती है, ये इंसिडेंस प्रेगनेंसी में कब देखने को मिलता है? तो प्रेगनेंसी में ग्लूकोज कम ज्यादा होना कब स्टार्ट होता है? 24 वीक के बाद में। कितने वीक बाद में? क्योंकि 12 वीक में तो प्लेसेंटा ही बनता है और उसके बाद में धीरे धीरे प्लेसेंटा के फंक्शंस बढ़ते हैं, इसलिए लगभग 24 से 28 वीक 20 इसलिए 24 वीक के बाद में धीरे धीरे इंसुलिन काम करना क्या कर देता है, कम, जिससे हमने क्या बोला, अच्छी भाषा में बोलेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट होता देखना? 24 वीक के बीच में। किन वीक्स में ज्यादातर देखने को? 24 to 20। इसलिए डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में डायग्नोज करना है, द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द डीएम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी? क्योंकि सर इन दिनों के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए इंसुलिन काम वेरी गुड। इसलिए डायबिटीज जो डायग्नोस होता है, डायरेक्ट ये भी पूछा गया है किस ट्राइमेस्टर में डायग्नोस किया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर। जीडीएम डायग्नोस सेकंड ट्राइमेस्टर में। क्यों सर? क्योंकि इस समय में 24 से 28 वीक में इंसुलिन ज्यादातर रेजिस्टेंस होता जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ता ही चला। अगर आपको डायग्नोस करना है तो समय यही पूछा जाता है 24 से 28 वीक के बीच में। पेशेंट में ग्लाइकोज यूरिया होगा। अगर देखो माँ में ग्लूकोज ज्यादा है तो बच्चे को वो ज्यादा क्या देगी? अगर हम में ब्लड ज्यादा है तो हम लोगों को क्या दे सकते हैं? ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यस और नो? इसका मतलब माँ में ग्लूकोज ज्यादा है तो वो माँ बच्चे को ज्यादा क्या देगी? हाइपरग्लाइसिक मदर भी क्या देगी बच्चे को? हाइपरग्लाइसीमिया।
अगर माँ में ग्लूकोज ज्यादा है तो बच्चे में भी ग्लूकोज ज्यादा होगा, और बच्चे में ग्लूकोज ज्यादा है तो बच्चा यूरिन ज्यादा करेगा, और बच्चा यूरिन ज्यादा करेगा तो पॉलीहाइड्रोमनाज होगा, और पॉलीहाइड्रोमनाज होगा तो मेम्ब्रेन्स पहले रप्चर हो सकती है। समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर होना PROM होता है, और PROM से डिलीवरी कैसी होती है? प्रीटर्म होती है। इसलिए GDM में डिलीवरी कैसी होती है? प्रीटर्म होती है। कैसी होती है? हाँ, अगर GDM का बच्चा है, GDM से अगर माँ GDM की है तो इस केस में हाइपरग्लाइसीमिया बच्चे में भी होता है। इसलिए बच्चे का जो सर्फेक्टेंट होता है, जो कोर्टिसोल का लेवल होता है, वो कोर्टिसोल का लेवल क्या होता है? कम होता है। और बच्चे देखो दो केस है, माँ के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है और माँ का इंसुलिन क्या है? समझ में आया? ये माँ है, जैसे आप खड़े हो बेटा, खड़े हो, आप भी खड़े हो, एक कोई भी खड़े हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई माँ है और ये कोई इसके अंदर क्या है? बच्चा है। अगर इस माँ से फॉर एग्जांपल समझना चाहे तो इधर से क्या जा रहा है? ये प्लेसेंटा, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा प्लेसेंटा लगा है, यस, इससे सफर करता हुआ ये क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है। तो इस माँ के अंदर तो ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो क्या है? ज्यादा है, और इंसुलिन क्या है? कम। अब इस माँ की वजह से प्लेसेंटा से क्या गुजर सकता है? ग्लूकोज जा सकता है। अगर इस बच्चे में ग्लूकोज जा रहा तो ग्लूकोज जितना ज्यादा बच्चे में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बच्चे की जैसे ही बच्चा ये नहीं कह रहा है कि माँ मुझे ग्लूकोज दो, लेकिन माँ में ज्यादा, इसलिए वो कहाँ जा रहा है? बच्चे में जा रहा है। अगर माँ से बच्चे में ग्लूकोज जा रहा है, बच्चे की डिमांड नहीं है, फिर भी जा रहा है, अगर जा रहा है तो बच्चे का पेंक्रियाज क्या होता है? फिर स्टिमुलेट होता है। मैंने बोला ना कि बहुत दिन हो गए तुम्हें परेशान करते हुए, बार बार ट्रिगर करना, हाइपरिमेसिस में पढ़ा था। ऐसे ग्लूकोज डेली जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो बच्चे के पेंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ता है और बच्चा क्या बनाने लगता है? ज्यादा इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है? और आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। पता है कि नहीं? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। जितना ज्यादा माँ का बच्चे में ग्लूकोज ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा बच्चे में इंसुलिन बनेगा। अब मान लो कि उसे इंसुलिन बन गया तो आने दो। अब कितना आता है? इधर से आ रहा है, आ रहा है, बच्चा उसको क्या लेता जा रहा है? डाइजेस्ट करता जा रहा है। बच्चे की ग्रोथ क्या होती जाएगी? इसलिए माँ में ग्लूकोज ज्यादा है लेकिन इंसुलिन, बच्चे में ग्लूकोज ज्यादा है लेकिन ग्रोथ इंसुलिन भी क्या है? इसलिए ग्रोथ कैसी हुई बच्चे की? ये सेकंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा चलता रहे। आज जब डिलीवरी होने वाली है, इस माँ से इस बच्चे का क्या होने वाला है? सेपरेशन। क्या वो अब वो डाइट मिलेगी इसको? जैसे ही बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइल लाइफ में आएगा, डिस्कनेक्शन होगा। बच्चे को आदत है ना, आदत से मैं मजबूर, एक सॉन्ग आता है ना, वो आदत से मजबूर है कि उसे क्या जरूरत थी? हर दिन ग्लूकोज चाहिए था। और ये कौन कह रहा? बच्चे का पेंक्रियाज क्या कहता है? हर दिन क्या बनाता है? इंसुलिन। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ से सेपरेट होगा, उस बच्चे की इंसुलिन को क्या नहीं मिल रहा है? ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो माँ से मिल रहा था। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो बच्चे के शरीर को, इंसुलिन तो बढ़ा हुआ है, इसलिए बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया। आफ्टर बर्थ डायबिटीज मदर के बच्चे में क्या डायग्नोस होगा? समझ में आया? इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी GDM में माँ में ग्लूकोज ज्यादा, बच्चे में ज्यादा, माँ का इंसुलिन कम, बच्चे का। लेकिन सुनो, ज्यादा बच्चे का इंसुलिन होना अच्छी बात। अगर ज्यादा ग्लूकोज बच्चे में इंसुलिन हुआ तो सिर्फ दो कारणों में दिक्कतें आएगी। अगर इंसुलिन बढ़ गया तो बच्चे का कोर्टिसोल क्या हो जाएगा? और बच्चे का अगर कोर्टिसोल कम हो गया ना तो बच्चे के सर्फेक्टेंट, इसलिए बच्चे में LS का जो रेशियो 2:1 है वो नहीं हो, और बच्चे में RDS होगा। हाइपोग्लाइसीमिया तो है ही, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, बच्चा रेस्पिरेटरी कोलैप्स कर सकता है, बच्चे की मौत हो सकती है। यस, इसलिए इसमें जॉन्डिस होगा बच्चे में, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और प्रॉपर्ली इमेच्योर होने की वजह से बच्चे में आगे जाके RBC भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए डिस्ट्रैक्शन होता है, कई बार आगे जाके जॉन्डिस भी हो जाता है। इसलिए पीडियाट्रिक्स में आप लोगों को RDS पढ़ाया जाता है, ARDS पढ़ाया जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसका कॉम्प्लिकेशन आपके सर पढ़ाएंगे कि बिलिरुबिन का लेवल क्या हो गया उस पेशेंट में, बढ़ जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? बेटी धन्यवाद। इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में अगर हमें सिम्टम्स देखना है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और पेशेंट में ग्लाइकोज यूरिया होगा। अगर बार बार ग्लूकोज बढ़ता जा रहा माँ के शरीर में, वेजाइनल रूट से यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज जा रहा है, तो इस केस में क्या माँ को वेजिनाइटिस नहीं होगा? होगा।
यस, माँ को वेजिनाइटिस की बार बार रिपीट हिस्ट्री देखने को मिलेगी, बार बार उसको वेजिनाइटिस होगा क्योंकि उस रास्ते से ग्लूकोज बाहर आ रहा, इसलिए ग्लूकोज बाहर आना एक सामान्य स्थिति देखने को मिलती है। जितना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा उतना ज्यादा बाहर आएगा। इसका मतलब है कि उस पेशेंट में पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ओवरग्रोथ सारी कंडीशन, बच्चा मैक्रोसोमिक हो सकता है, 4 kg से ज्यादा हो सकता है, वो सारे सिम्टम्स, एब्डोमेन की girth क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉलीएब्डोमिनस होगा, पॉलीएब्डोमिनस केस देखना 100 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज हो सकती है। यस सर, डायग्नोसिस के लिए मैंने क्या बताया, जब फर्स्ट टाइम वो प्रीनेटल एग्जामिनेशन, प्रीनेटल विजिटिंग पे आती है तो 75 कितना देते हैं, 75 ग्राम उसे कार्बोहाइड्रेट लगभग 3 लीटर पानी के साथ, सॉरी 300 ml, लगभग 300 ml पानी के साथ में उसे लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद में टेस्ट करवाया जाता है। ये समझ में आ रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओजीटी टेस्ट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट। इन द विच ऑफ द ओजीटी टेस्ट में क्या किया जाता है, 75 ग्राम ग्लूकोज देख करके 300 मिलियन वाटर के साथ में 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, 2 आवर्स के बाद में टेस्ट किया जाता है। अगर 2 घंटे के बाद में उसका ग्लूकोज का लेवल 140 आता है तो समझ जाओ कि ये डायबिटीज नहीं है, ओनली हाइपरग्लाइसेमिया। क्या इसमें कोई दवा चलाने की जरूरत है, नहीं। अगर चलाओगे ना तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, और बच्चे, माँ का ग्लूकोज कम तो बच्चे का भी ग्लूकोज, और बच्चे का ग्लूकोज कम तो बच्चा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ और पोली नहीं होगा इस बार, पोली को, और बच्चे की मौत भी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे। अगर 142 200 आ रहा है, अगर इसका मतलब है कि इस केस में हमें दवा की जरूरत पड़ेगी, द रिक्वायर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो सर अब क्या ट्रीटमेंट करवाओगे, तो इस केस के अंदर हम कभी भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वो दवाइयां जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सामान्य इंसान को दी जाती है, वो दवाइयां यहां नहीं दी जाती, क्योंकि ये सारी मेडिकेशन प्लेसेंटा के बैरियर को क्या कर देती है। जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो कहां गई, और बच्चे के अंदर गई तो बच्चे के ग्लूकोज को भी क्या कर गया, अब बेचारा माँ को दिया गया, और उसको भुगत कौन रहा है। इसका माँ का ग्लूकोज कंट्रोल हो सकता है, हो भी जाएगा, लेकिन नुकसान किसको हो गया, और बच्चे को नुकसान अगर हो गया तो बच्चे की ग्रोथ कैसी हो गई, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, हाइपोग्लाइसेमिक ग्रोथ नहीं होगी, इंट्रायूटेराइन फेलियर होगा, या डेथ हो जाएगी, या ओलिगोहाइड्रोमनियाज होगा। समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया की कोई ऐसी एग्जाम नहीं जो आपकी झोली में ना हो, लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अपने आप को 0 मान के पढ़ो, समझ आ रहा है। अपने आप को बहादुर या टैलेंट या अवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है ना, वो इस दुनिया को पता नहीं कितने वर्षों पहले जी के आ गया है। मेरे लिए नहीं कह रहा, हर उस इंसान के लिए कह रहा हूं जो यहाँ आता है, क्योंकि उसके वो नजरें अगर डाले तो 5 मिनट में स्कैन कर लेता टीचर, अगर अच्छा होता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है पढ़ने का। इसलिए तन से सुंदरता इंपोर्टेंट नहीं रखती है, मन से भी इंपोर्टेंट नहीं रखती है, अगर है तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए सबसे अच्छा कौन, जिसमें ज्ञान, और जिसमें ज्ञान नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप क्या है, अज्ञान। क्या है, अगर हम गरीबी में पैदा हुए तो यह हमारी गलती नहीं है, ये तो पता नहीं हम जैसे जैसे हो गए। अगर हम गरीबी में पैदा हुए तो यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे रहते हुए हमारे माता पिता गरीबी की वजह से मर जाए, उनकी मौत हो जाए, तो ये किसकी गलती है। इसका मतलब आपने अपनी जवानी का सदुपयोग, जिन लोगों ने दुरुपयोग किया उनका बुढ़ापा भी कैसा होता है, वैसा ही होता है। इसलिए एडोलसेंट एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडल्ट एज। जिसने जवानी में आनंद लिया उसका बुढ़ापा भी क्या होता है, आनंदित होता है। लेकिन आनंद किसको कहते हैं ये समझना पड़ता है। पैसा कमाना आनंद नहीं है, खाना पीने से आनंद नहीं आता है। आप जिस परिवार में खड़े हो, क्या आपकी लोग बात सुनते हैं, क्या आपका रेस्पेक्ट होता है क्या। और रेस्पेक्ट करवाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे बातों में या डरा करके रेस्पेक्ट नहीं मांगा जाता है। वो कहां से आएगा, अंदर से। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में ये इंसान रेस्पेक्ट लाएगा, इसने बहुत कुछ लाइफ में किया है। लोग आपसे सुनने के लिए इंतजार करें बैठे, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग पॉइंट है, इसलिए इसे एंजॉय करना चाहिए।
पढ़ रहे हो ना, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो जितना तपेगा ना उतना एक दिन चमकेगा, चमक आती है। और जब चमक आती है ना तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं, अंधेरा अपने आप क्या होता है, चला जाता है। इसलिए तपने से डरे ना, अपने स्ट्रगल से ना डरे। 6 महीने में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 1 साल लगाओ, अरे 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, जिस दिन बन गए ना उसके आगे की जिंदगी तो पूरी कैसी होगी, फिर ब्राइट नाइट्स होगी, पूरा जिंदगी ही कैसी होगी, ब्राइट लाइफ होगी। इसलिए अपने आप पे समय बिताए, छोटे छोटे गोल ना बनाए कि 6 महीने के लिए आए फिर प्राइवेट में चले जाएंगे, तो वही तुम्हारी वही दशा होगी। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। इसलिए इस प्रकार के केस में कभी भी हमें ओरल डायबिटिक मेडिकेशन नहीं देनी होती है, बच्चे को नुकसान करती है। इसलिए इसकी ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अगर माँ को जीडीएम है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन है। अगर पहले से उसे डायबिटीज था और प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज, दैट इज द अवर्ट डायबिटीज, उसका भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंसुलिन। माँ को इंसुलिन, सबसे अच्छा इंसुलिन चलाने से पहले तो इसका फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट होता है डाइट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। यस और नो? पहले उसे डाइट पे बताएं कि क्या खाएं या क्या नहीं खाएं, फिर लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करे, वो मॉर्निंग वॉक कर, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सुधारे, खान पीन में थोड़ा ध्यान लगाएं। फिर भी अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या करें, उसे इंसुलिन देना होगा। ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन। अगर इंसुलिन देते देते भी इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में फिर आप लोग क्या दे सकते हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे सकते हो। लेकिन सामान्य ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या माने जाते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माने जाते हैं। सामान्य इसकी ग्लूकोज ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन मानी जाता है। यस और नो? अगर सर इंसुलिन काम नहीं करता, ये बहुत आगे की बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या दोगे, इसका मतलब आप रिस्क लेके दे रहे हो ना। अगर आप मेटफॉर्मिन दे रहे हो, मेटफॉर्मिन इज का मोस्ट कॉमन ड्रग, अगर आप उस माँ को मेटफॉर्मिन 500 mg देने जा रहे हो, अरे माँ का ग्लूकोज तो कम कर दिया लेकिन तैयार है उस बच्चे का भी ग्लूकोज क्या होगा। इसलिए मेटरनल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट खाएगी तो उसका बच्चा भी कैसा हो सकता है, उसकी ग्रोथ डिफेक्ट हो सकती है। सर क्या ट्रीटमेंट करोगे, ट्रीटमेंट कर दिया ही, यही इसका ट्रीटमेंट, क्या करोगे। अब क्या इस कंडीशन में प्री टर्म डिलीवरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसे पीआरएम जैसी कंडीशन हो सकती है। इसलिए बच्चे के अंदर हमें लंग्स के सर्फेक्टेंट को बनाने के लिए डेक्सामेथासोन्स वगैरह, एक क्वेश्चन एक कल रात को हम लोग पढ़ रहे थे, मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन, तो उसके अंदर क्वेश्चन निकल के आया था कल, जो वो नहीं आज लड़का क्या हो गया, उसका क्या नाम है, साजन, उसको भी बता देना, नहीं मैं बता दूंगा। चीज इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो चॉइस ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंग सर्फेक्टेंट के लिए मानी जाती है वो डेक्सोना है। क्या है, बेटा मेथासोन भी लिखवाया जाता है, डेक्सोना। अगर ये पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द लंग सर्फेक्टेंट, तो हमारा इंडिया है ना, इस इंडिया में क्या मानते हैं, डेक्सोना मानते हैं। याद रहेगा। फिर इसके बाद में सर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सर कॉम्प्लिकेशन सुनो, अगर डायबिटीज है तो बच्चे में भी था, बच्चे में भी है तो पानी ज्यादा है, पॉलीहाइड्रोमनियाज, यस, या फिर डिलीवरी पॉलीहाइड्रोमनियाज की वजह से क्या हो सकती है, पहले प्रीटर्म हो सकता है, पीआरओम हो सकता है, यस और नो, या सर और क्या हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, मैक्रोसोमिक बेबी हो सकता है। लेकिन इसमें डिले मोड ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाती है, वेजाइनल। एक कॉन्सेप्ट और नया सुनो, मैक्रोसोमिक बेबीज का वेट 4 kg से ज्यादा होता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है 4.5 तक। अगर 4.5 तक kg वेट है जब तक नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। अगर 4.5 kg से ज्यादा बच्चे का वेट है तो उस कंडीशन में फिर सीपरी जैसे केसेस होते हैं। इसलिए मोर देन 4.5 केसेस अगर वेट है तो LSCS किया जाता है। मैक्रोसोमिक के अंदर डायरेक्टली सी सेक्शन नहीं है। इसलिए जीडीएम के केस के अंदर जनरली मोड ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाती है, वेजाइनल। अगर वेट अवर ग्रोथ ऑफ द बेबी हो रहा है और बच्चे का वजन कितने से ज्यादा हो रहा है तो फिर हम डिलीवरी कैसी करवाएंगे, सी सेक्शन करवाएं। नहीं, इसलिए माना जा रहा है ना कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो है, कॉम्प्लिकेशन भी है, रिस्क भी है।
लेकिन थ्योरी पोर्शन क्या कह रहा है, हमें थ्योरी को क्लियर करना है ना। वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम बड़ी आएगी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर टाइप में हो सकता है, क्योंकि बच्चे को बाहर आने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चे का सरफेस बॉडी सरफेस एरिया क्या ज्यादा है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डिलीवरी होने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ डिफेक्ट होने की वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, आरडीएस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ये कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें मैंने आपसे बताई, नोट कर। चले हम हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब हिंदी में पूछ लो, क्या हो गया। कौन है, हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हाइपरग्लाइसीमिया। हाँ, अगर माँ का ग्लूकोज बच्चे को मिल रहा है तो बच्चे का ग्लूकोज बढ़ रहा है। वेरी गुड। माँ का इंसुलिन बच्चे को क्यों नहीं मिल रहा है? सुनो, ये वैसे मैं सुना चुका हूं, दोबारा सुन और अच्छा सुनाऊंगा। सुनो, माँ में ग्लूकोज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एचपीएल हार्मोन बढ़ रहा है, और एचपीएल की वजह से मेटरनल इंसुलिन तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जो इंक्रीज ग्लूकोज था वो किसको जा रहा है, बेबी को जा रहा है। बच्चे का इंसुलिन नॉर्मली पहले नॉर्मल होता है, लेकिन जब मेटरनल उसे बार बार ग्लूकोज मिलता है, बार बार ग्लूकोज मिलता है, तो इंसुलिन की बीटा सेल्स, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स क्या होती है, ट्रिगर होती है। इसलिए उस माँ के ग्लूकोज ने बच्चे के इंसुलिन को क्या किया, चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि मैं आ रहा हूं, तुझे क्या होना होगा, बढ़ाना होगा अपना लेवल। और जैसे बच्चे का इंसुलिन बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, क्योंकि द फीटल इंसुलिन इज नॉन एज ग्रोथ हार्मोन, बच्चे की ग्रोथ करवाएगा, इसलिए बच्चे का इंसुलिन बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द बार बार क्या आ रहा है, बाहर से ग्लूकोज आ रहा है। लेकिन मेटरनल माँ का इंसुलिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? माँ का इंसुलिन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वहां उसे रोका जा रहा है एचपीएल हार्मोन के द्वारा। एचपीएल क्या कर रहा है, उसे कम कर रहा है, इसलिए मेटरनल इंसुलिन तो कम होता है। सर फिर क्या माँ का इंसुलिन बच्चे को जाता है? नहीं जाता। हमने प्लेसेंटा में पढ़ा है, द बैरियर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, मेटरनल ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है, मेटरनल इंसुलिन क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, चलो इसमें नोट करो। गेस्टेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, नोट करो इसमें। प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया is known as blood glucose level.
कितना ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलेगा? 140 to 200। नोट करो आप लोग। If diabetes present in client B4, if diabetes present in client B4, if diabetes present in client B4 and it continuously increase glucose level during प्रेगनेंसी, इससे क्या कहा जाएगा? इज नॉन एज ओवर डायबिटीज या क्या बोल सकते हैं इसको? प्री कंसेप्शनल डायबिटीज या प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज। इफ डायबिटीज प्रेजेंट इन क्लाइंट B4 conception and it continues increase glucose level during pregnancy is known as अवर्ट डायबिटीज और प्री कंसेप्शनल डायबिटीज या प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज। ऐसी डायबिटीज जो अवर थी, समय से पहले ही थी, और वो प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यूसली क्या होती गई? ग्लूकोज का लेवल उसमें क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा? कॉजेस नोट कर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ GDM, प्लेसेंटल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ GDM क्या माना जाता है? प्लेसेंटल मोस्ट कॉमन कौन सा हार्मोन है? हमने पढ़ा है ना पहले इसके बारे में। मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल हार्मोन इज HPL। HPL can cause insulin resistance in mother। HPL can cause insulin resistance in mother after 20 weeks of 24 वीक के बाद में रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। और अगर रेंज पूछी जाए तो आप 24 to 20। किसी को दिक्कत? और क्या कारण हो सकता है सर?
पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर, हाइपर इंसुलिनिया, ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन का लेवल क्या हो जाए, अगर माँ का इंसुलिन, गलत लिखवा दिया ना, हाइपो करो इसको, है ना, हाइपो, इंसुलिन तो कम होगा ना, ग्लूकोज बढ़ेगा, हाइपो इंसुलिन। और क्या हो सकता है, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स में बीटा सेल्स डिस्टर्ब हो सकती है। और क्या हो सकता है, जैसे कि माँ कैसी हो, माल न्यूट्रिटिव, अगर माँ माल न्यूट्रिटिव होगी तो प्रॉपरली उसकी बॉडी की सेल्स फंक्शन नहीं करेगी, जैसे बीटा सेल्स सही तरीके से क्या होगा, फंक्शनल नहीं होगा, ऐसे बीटा सेल्स तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होगा, कम रहेगा। डायबिटीज होने के कारण या फिर पेशेंट में क्या हो सकता है, यस, तो दो क्वेश्चन बने प्यारे क्वेश्चन, क्या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जीडीएम इज द हार्ट प्लेसेंटल हॉर्मोन्स लेवल अब नॉर्मल हो सकता है, एचपीएल इज द स्पेशली हार्मोन, इंसुलिन को क्या कर देता है वो, रेजिस्टेंस करवा। फिर इसके बाद में आप लोग नोट कीजिए, हाइपर हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लाइकोज यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज इन और क्या हो सकता है, बच्चे में क्या होगा इसकी वजह से, इससे पहले एक पॉइंट माँ का और नोट, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेजिनाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया इन फिटस, उसकी वजह से बच्चे में क्या होगा, पॉलीयूरिया, बच्चे में पॉलीयूरिया होगा तो क्या होगा, इंक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड होगा, हाँ, जिस केस में माँ डायबिटीज जीडीएम होता है ना, पढ़ा है ना अभी सारा, कहाँ थे आप, अच्छा कैसा हुआ आपका पेपर, अच्छा हुआ, रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा। क्या पैटर्न था पेपर का, सिंपल पैटर्न, प्रैक्टिकल बेसिस पे था मतलब,
हाइपरग्लाइस, चलो नेक्स्ट वन और हाइपरग्लाइसीमिया इन द फीटस, पॉलीयूरिया, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होगा तो रिस्क किसकी हो गई? यस इंक्रीज वेट ऑफ कैसा बच्चा हो सकता है? और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? वो कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे। अगर डायबिटीज है, देखो सुनो, महसूस करवाते हैं और कुछ। अगर डायबिटीज है, बच्चे ने यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाया है, पॉलीहाइड्रोमनाज हो रहा है, मेम्ब्रेन्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है, एब्डोमेन की साइज क्या होगी? वेरी गुड, एब्डोमिनल गर्थ क्या होगा? थैंक यू। एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज हुआ, अब उसका कॉम्प्लिकेशन आगे क्या होगा? सब इन्वोल्यूशन ऑफ पीपीएच। यस। और क्या जीडीएम से क्या अबॉर्शन हो सकता है? हो सकता है। प्रीटर्म डिलीवरी या फिर अबॉर्शन, अबॉर्शन ना बोल के हम अच्छा वर्ड बोले, प्रीटर्म हो सकता है या पीआरओ में हो सकता है। यस और नो? क्योंकि मेम्ब्रेन्स क्या है? स्ट्रेच। वेरी गुड। क्या नोट करवाएं अब आपको और? पीआरएम नोट करो। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ इंक्रीज अच्छा, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, गत पड़ी हुई, तो क्या पेशेंट को डायफ्राम ट्रिगर होगा? तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी महसूस कर पा रहे हो? पानी होगा, डायफ्राम ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब डिफिकल्टी इन हार्ट बीट भी डिकम्प्रेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है ना उसका, उसकी वजह से उसका वेट भी इंक्रीज होगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी क्या होगा? फिर इसके बाद में आप लोग नोट करो। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, जिस प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जिस मदर को या जिस क्लाइंट को डायबिटीज है, क्या उसे कंसीव करना चाहिए? कंसीव विद द मेडिकेशन, कंसीव विद मेडिकेशन के साथ में वो कंसीव करे, ट्रीटमेंट लेकर के कंसीव करे। अगर सर वो ट्रीटमेंट नहीं लेती है और वो उसे हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं है और वो डायबिटीज है और डायबिटीज में वो प्रेगनेंसी हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? अबॉर्शन होगा। वेरी, क्योंकि बच्चे की साइज ज्यादा बढ़ेगी, बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है डायबिटीज की वजह से। हमने आपको याद हो तो पढ़ा था, अबॉर्शन में जीडीएम पढ़ा था। यस, एंडोक्राइनोलॉजिकल में यहाँ ऐसे लिखा था जीडीएम, मैंने इस जगह लिखा था जीडीएम। यस, चले हम आगे। डाउन सिंड्रोम क्यों नहीं? डाउन सिंड्रोम का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट बोल सकते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोमल डिफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं कि डाउन सिंड्रोम हो, क्योंकि डाउन सिंड्रोम तो ट्राइसोमी की वजह से हो रहा है ना। चलो नोट करो इसमें, कन्फर्मेटिव क्या होगा? कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ओरल ग्लूकोज
टॉलरेंस, oral glucose tolerance test, that is OG. Because no need इस टेस्ट को करने के लिए पहले वाली रात से भूखा रहने की जरूरत नहीं है। नो नीड ओवरनाइट फास्टिंग, अक्सर ये बोला जाता है ना। सुबह तो खाली पेट फास्टिंग तो करते हैं, फिर उसके बाद में ग्लूकोज 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट गिवन विथ ml water. After 2 hours, आफ्टर 2 आवर्स डूइंग, ये ग्लूकोज देने के बाद में लगभग 2 घंटे बाद में टेस्ट करना चाहिए या फिर किया जा। आफ्टर 2 आवर्स डूइंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट? और जी अब जब फाइंडिंग्स मिलेगी तो हमें क्या मिलेगी, बताया मैंने शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाओ बस, बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आता होगा, फिर पूछते क्यों आप लोग, जब सुनना नहीं है तो फिर पूछा क्यों। हम जब पढ़ते थे तो हम तो ये सोचते थे हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो रहा है, यस और नो। लेकिन जब हम गुरुजी बने तो हमें पता लगा कि वास्तव में गुरुजी का दिमाग खराब नहीं होता था। चले हम लोग आगे, रिजल्ट्स में आप लोग नोट करो। अगर लेस देन 1 मिलीग्राम, अगर 140 से कम आ रहा है तो ये क्या ओनली हाइपरग्लाइसीमिया क्या इसे जीडीएम बोल सकते हैं? और अगर लेवल कितने के बीच आ रहा है तो ये केस क्या होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज और तो ये केस क्या जाएगा, हार्वर्ड डीएम। क्या इसे मैं नया नाम दूं एक और, क्रॉनिक
यस, जो लंबे समय से चलती आई है, प्रेगनेंसी इज एक्यूट, और ये कैसा केस है, क्रॉन। फिर इसके बाद में नोट करो आप लोग, insulin resistance occur in pregnancy. इसलिए यहाँ टेस्ट में करवाया जाए स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ जीडीएम कब करवाया जाता है? सेम जवाब क्या होगा कि इसी समय क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम होना। ये पूछा जाता है स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज कौन से वीक में की जाती है या कौन से वीक में करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इस वीक में इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होने, रेजिस्टेंस होने लगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा। इसके बाद में फिर नोट करो आप लोग, मैनेजमेंट। डाइट एंड लाइफ स्टाइल, डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दवा से पहले क्या डायरेक्टली मेडिसिन स्टार्ट कर दें हम? नो, पहले पेशेंट को एडवाइस दें कि क्या खाना है या फिर क्या नहीं खाना है, फिर उसमें कितना सुधार होता है। मेथी दाना खाना है, अजवाइन खाना है, नहीं खाना है, आंवला खाना है कि नहीं खाना है, अमरूद खाना है कि नहीं खाना है, एप्पल खाना है कि नहीं खाना है, हनी शहद लेना है कि नहीं, जितने भी डाइट फिनोमिनाज है उन्हें वो बताए। अलसी खाई जा सकती है पाउडर फॉर्म में लेकर, अलसी आता है ना तिलकित, अलसी उसे खिलाई जा सकती है, एप्पल उसे खिलाया जा सकता है, ओट्स वगैरह उसे खिलाया जा सकते हैं, मखाना दूध में बॉईल करके उसे खिलाया जा सकता है। वो सारी कहीं ना कहीं कंटेंट्स, वो गिलोई सवरस जो आता है, गिलोई जूस कोरोना में खूब चला, गिलोय टैबलेट आता है, गिलोय जूस आता है, उससे पेंक्रियाटिक सेल्स क्या करती है, ज्यादा फंक्शनल करती। वो चीजें लाइफ मॉडिफिकेशन, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, अपने ओबेसिटी के लेवल को, बीएमआई के लेवल को क्या करें। तो फर्स्ट स्टेप इंटरवेंशन माना जाता है इसको। अगर इसको करने के बाद में भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो फिर क्या किया जाए, इस केस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, किस किस केस में ड्रग ऑफ चॉइस है? अवर्ट डायबिटीज मिलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या है, इंसुलिन। जीडीएम का ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या है, इंसुलिन।
और अगर हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी है उसे कंट्रोल करने के लिए कभी देना होगा तो क्या देना होगा? इस केस का भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? समझ में आया? oral hypoglycemic agents usually contraindicated in क्यों होते हैं contraindicated? because of it cross प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में क्या करवाएगा? फीटल हाइपोग्लाइसेमिया। इससे बच्चे की ग्रोथ क्या होगी? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ या एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी क्या होगा? कम होगा ना। When insulin therapy does not control उस केस में क्या दिया जा सकता है? मेटफॉर्मिन 500 mg। फिर बता रहा हूं, मेटफॉर्मिन नहीं दिया जाता है, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स नहीं दिए जाते हैं, 99% केसेस में नहीं दिया। कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर वो पूछ लेता है कि इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, अब कैसे कंट्रोल करोगे, तो हम फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोस्ट कॉमनली जो मेटफॉर्मिन वगैरह है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसको हम दे सकते हैं। इसलिए वो इसे पूछेगा नहीं आपसे। अगर सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत आगे अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो लास्ट आगे जाते आते दीवार मिलेगी, उस दीवार से टकराएगा मेटफॉर्मिन से वो, यस, इससे आगे कोई जवाब उसे मिलेगा वे नहीं। समझ पा रहे हो? सबसे जवाब अच्छा क्या है? डाइट मॉडिफाई करें और लाइफस्टाइल को सुधारें, एक्सरसाइज करना चालू करें, अपने ओबेसिटी के लेवल को मैनेज करें, खान पीन में सुधार करें। सबसे अच्छा उपाय यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन। लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है सर, तो फिर उस केस में क्या करें? हम इंसुलिन दें। जैसे कि पीसीओडी वाली पेशेंट, उसको डॉक्टर क्या कहता है?
कि दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि आपको डिजीज नहीं, आपने अपने शरीर में डिजीज बना रखा है लेकिन डिजीज है नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी कारण से अगर हो जाता है हमारे शरीर में ऐसा, तो लाइफ को मॉडिफाई करे, कहीं ना कहीं खान पीन में सुधार करे, ऐसे प्रोडक्ट को कम ले जिनमें एलडीएल का लेवल ज्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो क्या करे सर? तो हम बता सकते हैं उस पेशेंट को कि गिलोय का जूस पीना, उसका लौकी का जूस। ऐसे पेशेंट क्या पिए? अगर ट्राइग्लिसराइड फैट और एक्स्ट्रा फैट को अगर बहुत ही कम समय में डिसॉल्व करना है, फैट को बर्न करवाना, लौकी का जूस पीना स्टार्ट करे। हाँ, अरे हो जाएगा क्या? अच्छे सीधे हो जाएंगे उसको पीने पे तो 1 महीने के अंदर। हाँ, हर कोई पी भी तो नहीं सकता, थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए उसमें नींबू वगैरह और उसके क्या बोलते हैं इलायची, उसको बनाने का तो नुस्खा होता है, यूट्यूब पे देख लेना, वो तो पुदीना। यस, अलग अलग तरीके से उसे, अगर नहीं टाइम है नहीं बना सकते हो तो उस, इसलिए कार्डिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को सबसे अच्छा जूस कौन सा है? लौकी जूस। जिसको फेट की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको स्टेंट डालने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, एंजियोप्लास्टी करने के लिए बोल दिया, या हो चुका है, तो उन सब पेशेंटों को क्या पिलाएं? आज से चालू करें, लौकी का जूस चालू करें। क्योंकि मैंने मेरे परिवार में यूटिलाइजेशन किया, देखा, मेरे पापा को 98% ब्लॉकेज बताया और ईएफ उनका इजेक्शन फिजेक्शन 37 बताया, और विद इन 3 डेज के अंदर आपने एंजियोग्राफी प्लास्टी नहीं करवाई, स्टेंट नहीं डलवाया, तो क्या हो सकते हो? एक्सपायर हो सकते हो। लेकिन हमने उनको कुछ नहीं करवाया, टेस्ट करवाए, दूसरी जगह लैब में करवाया, वहां 2-4 दिन बाद में थोड़ा लेवल चेंज हुआ, फिर उसी के बाद में तुरंत क्या स्टार्ट किया? लौकी का। लगभग 1.5 महीने तक लौकी का जूस पीने के बाद में विश्वास नहीं करोगे, जो डायबिटीज शुगर 590 हुआ करती थी वो 170-80 पे आ गई, और जो फेट कोलेस्ट्रॉल का लेवल लगभग 350-400 था वो 178 का 180 के इर्द गिर्द था। यस, धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति है 5 साल में कि सब दवाइयां क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। कौन कहता है दवाई बंद नहीं हो सकती है? इसका मतलब है कि वास्तव में ही लौकी का जूस क्या है? ऑस्मोटिक होता है, बर्न को क्या करता है? जो फेट को क्या करता है? जलाने का काम करता है। ये चीजें प्रैक्टिकल ही है। जब हम ओपीडी में बैठेंगे, पेशेंटों को देखेंगे, 100 पेशेंटों को बताया, 10 पेशेंट क्या बताएंगे? जब एक्सपीरियंस होता है। यस, इसलिए वो उसे पेशेंट को खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है, या फिर अलसी चालू कर सकते हैं उस पेशेंट में। या सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जवाब बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाली चीज, आयुर्वेद के अंदर एक गौ अर्घ धन आता है। पतंजलि में एक गौ, या और भी डाबर कंपनियां बनाती है, बेंगलोर की भी आजकल कंपनी आई है नई, एक कल में गया था। हाँ, तुम्हें बताऊं, तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हें बता देता। कल मैं यहाँ मार्केट में तुम्हारी क्लास लेने के बाद में बाहर गया, वो मेरे को लेके चलो जूस पी के आते हैं। चलो भाई, इस मार्केट में सामने जाने पर एक टावर पड़ता है, रेड भवन कुछ ऐसा है, रेड क्रॉस भवन, उसके सामने एक आयुर्वेदिक स्टोर है। उनके पिताजी भी डॉक्टर है, वो भी फार्मासिस्ट है। हाँ, क्या ग्रुप में डाला था? अच्छा, उसका डाल दे फोटो। हाँ, तो सुनो, उसके पास हम गए, थोड़ी देर बातें की, उसे अच्छा लगा, उसको समझाया मैंने में कि कौन सी क्या दवाइयाँ का। बोला कि आपको कैसे पता? मैं कि वो तो बात छोड़ो आप, लेकिन आपके पास क्या क्या मेडिसिन है? तो उसका सारस्वता ऋषि हमने लिया, एक दिमाग को बढ़ाने वाला। फिर उसने हमारे को 5-7 सैंपल ला के दिखाए। मैंने बड़ा, हम अकेडमी पढ़ा दे, हमारे बच्चे हैं वहां पे, और वो बच्चों को भी आप देना है कि, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो अभिषेक तुम्हारे यहाँ पिछले बैच में एक लड़का था, वो आया, बोलो कि सर क्या ले रहे हो? मैं कि ले नहीं रहा, मैं तो बता तेरे को क्या चाहिए। तो उसको दे दिए 2 सैंपल तो उन्होंने। ठीक है, क्या आप जाओ इसको यूज करके। ब्राह्मी आता है, एक बड़ा कंटेनर आता है, एक सिरप दिया है, कि मोहित को दिया है, कि मेरे को दिया। तो मैंने तुम लोगों के लिए उसको ये बोल के आया हूं मैं अगर कोई बच्चा बीपी सर के नाम से कोड वर्ड से तुम्हारे पास में आए तो उसका डिस्काउंट जरूर करना। यस, जितने भी लिमिट्स है, तो उसने आज 2-3 दिन में जितना भी कंटेंट्स है वो सप्लाईज और मंगाई जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरा नाम ही काफी है उसके लिए। है क्या? अगर आपको कोई दवा लेनी है तो ब्रेन नहीं बढ़ता, कहने का मतलब है जैसे आईक्यू लेवल का मतलब होता है जो न्यूरॉन होता है। जैसे आप 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद में आपका न्यूरॉन क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ग्लूकोज की डिमांड करता है। इसका मतलब आपके
कई लोगों में आधे घंटे के अंदर ही क्या होने लगता है, नहीं। इसका मतलब आपको किसकी कमजोरी है, अंदर से वीकनेस आ रही है न्यूरॉन्स की, उन्हें क्या नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं। अरे दिखने में तो बड़े बाहुबली हो, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, वो वाली बात। क्यों? क्योंकि उससे जो पावर चाहिए, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए, जो कंडक्शन चाहिए, वो नहीं पा रहे हो। इसलिए स्टूडेंट को नोट्स, कोचिंग, टीचर से भी ज्यादा क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। एक बार पढ़ने में याद होना चाहिए ना, पूरे दिन लग रहा है तो फिर 10 दिन बाद में कि ये क्या था, भूल गया फिर। इसलिए ऐसी दवाइयां मार्केट में आती है, उन्हें लेना चाहिए। किसका? उस मेडिसिन बहुत टाइप की अलग अलग आती है, ब्रेन टॉन्स के नाम से भी आती है। सबसे अच्छी दवा इस समय जो ब्रांडिंग में चल रही है पिछले 5 साल से, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आयुर्वेद के अंदर, उसने भी वही दिया, फिर मैंने बोला तो वो वही निकाल के लेके आया। सारस्वतारिष्ट आता है एक, सारस्वतारिष्ट, और मेधावटी आयुर्वेद में एक आता है। उसको पीते ही 5 दिन आपको महसूस होने लगेगा कि वास्तव में स्ट्रेस कुछ नहीं है, पूरे दिन हंसना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। ये देखो, खाते नहीं पीते हैं उसे। ले लो। अलग अलग ब्रांड की आती है, अलग अलग कंपनी। चले हम आगे। जैसे कि आप लोग तो क्या एलोपैथ सिस्टम से हो, इसलिए आपको ज्यादा बातों का एक्सपीरियंस है। जैसे हम आयुर्वेद वालों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वहाँ सारी चीजें बतानी पड़ती है, कंपोजिशन पढ़ाना पड़ता है, दवा कैसे बनती है, औषधियाँ कैसे तोड़ी जाती है, कौन से सीजन में लाई जाती है, कितने टाइम पे तोड़ी जाती है, वो सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है। लेकिन आपको इनसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीन किसके आगे बढ़ाई जाती है, इसलिए वो, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ये बेस इसका नहीं है। चले हम लोग आगे। ये ओनली ओडी लेना होता है, नाइट टाइम में लेना, 10 to 15 ml लेना होता है, पानी के साथ लेना होता है। सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पियो, कुछ दिक्कत नहीं। रात को सोने से 15 मिनट पहले लेना होता है। इसमें ब्राह्मी भी आता है, इसमें सब कुछ है, इसमें मिक्स। अलग से ब्राह्मी ग्रेन्यूल्स आता है, ब्राह्मी, अरे सुना करो, ब्राह्मी ग्रेन्यूल्स भी आता है। रूट से एक जड़ी बूटी आती है, उससे वो ब्राह्मी निकाली जाती है, वो ब्राह्मी ग्रेन्यूल्स भी मार्केट में मिलता है। जैसे कि लेक्टो ग्रेन्यूल्स आता है फीडिंग के लिए, जो माँ बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही, उसके लिए लेक्टो ग्रेन्यूल्स भी आता है, जो लेक्टोलोज का लेवल, लेक्टोजेनेसिस को बढ़ा देता है। ऐसे ही ब्राह्मी ग्रेन्यूल्स आता है, जो ब्रेन की न्यूरॉन्स को क्या करता है, बिल्कुल एक्टिव रखता है। 10 घंटे काम करने के बाद में शाम को दिमाग वैसे ही काम करता है, यस, कि 5 घंटे और काम कर ले। और कुछ लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है आधे घंटे 20 मिनट के अंदर ही, तो समझ जाओ उसको वीकनेस है, मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज्यादा इरिटेटिव रहता है, इसका मतलब कि उसको ऑक्सीजन ट्रिगर कर रहा है, बार बार समझने की कोशिश करें। यू आर मेडिकोज, यस। ऐसा नहीं कोई दवा है, कोई शक्ति है, कोई पावर है। मसल्स को बनाना है तो क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन खाओ। अगर बॉडी बनाना तो फिट खाओ, यस। अगर एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज खाओ। ऐसे न्यूरॉन को सही करना है तो क्या खाओ, इस प्रकार की। अब इनमें कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, इसमें अलग अलग कंपोजिशन ऐसा था, इनमें अलग अलग कंपोजिशन के अनुसार जो न्यूरॉन्स की कंडक्टिव, जिसको नींद नहीं आती हो, जिसको इंसोम्निया हो, उसकी डोज थोड़ी सी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए मीनोपोज के बाद में भी इस दवा को चलाया जाता है, लेकिन इसके साथ में और टेबलेट चलाई जाती है। फिर वो ट्रीटमेंट पे आ जाता है। ट्रीटमेंट बहुत चीजें अलग अलग होती है, वो चीजें आपको। चले आगे। इसको पीने के बाद में हर स्टूडेंट को संग पुष्पी पीना चाहिए। एक संग पुष्पी के नाम से मेडिसिन और आता है। संग पुष्पी भी बहुत अच्छा माना जाए। अगर 15 साल से क्या 6 to 7 ईयर्स के बेबी है और उनका दिमाग कम काम करता है, उन छोटे बच्चों को वो क्या है कि स्वीट मीठा होता है, इसलिए पीने में अच्छा लगता है, और उससे न्यूरॉन की कंडक्टिविटी करके देखना पड़ेगा ना, करोगे तो दूसरों को बताओगे, ऐसे सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, या ये सारी चीजें प्रैक्टिकली है। चलें आगे।
क्या शंख पुष्पी, ये देखो ऐसा है, सुना नहीं आप लोगों ने, कहाँ रहते हो आप? चले हम आगे। एक देखो, एक ऐसा प्लांट होता है, उसको जैसे कि आपके घर में तुलसी का पेड़ होगा, वो अभी माइंड के लिए। अब जो जिसको इसका नॉलेज होता है, जैसे कि तुलसी है, उस तुलसी के बीज आते, सीड्स बनते हैं ना, उनके बीज को निकाला जाता है, उसके बीज से भी मेडिसिन बनता है, इस शंख पुष्प में वो डाले जाते हैं, फिर दिमाग अपने आप तेज होने लगता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ ना, improve the cognitive functioning of शंख पुष्प with the traditional medicine for increasing the function of the brain, reduce the mental। तो हमारी शाम को जाती जाती यही तो होता सबको, यहाँ ये सुनो, शंख पुष्प फॉर द डिप्रेशन, इनहेंस द कार्डिक फंक्शन, स्टिमुलेट द डाइजेशन, और सारी चीजें फिर बाद में, लेकिन मेन फंक्शन इसका क्या है, ब्रेन के ऊपर काम करता है, इसलिए इसे पीना चाहिए, ये प्रैक्टिकली चीज करके देखना चाहिए। चले हम लोग, मैं कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचे कि सर ये क्यों बता रहे हैं। ऑरली है बेटा, लिक्विड में आता है, टेबलेट फॉर्म में नहीं आता। आपको यहाँ नहीं मिलेगा ना, ये पहाड़ी एरिया में मिलता है, उधर जम्मू उधर मिलेगा क्या, देहरादून यूके उत्तराखंड में की तरफ मिलता है, इधर नहीं होता है। प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना पड़ता है कौन सी कंपनी का है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो हाँ माना जाता है, डाबर को भी माना जाता है, हर्बल को भी माना जाता है, उसकी भी अलग अलग मेडिकेशन है जिनको स्पेशली ब्रांडिंग माना जाता है हर किसी ग्रुप के, जैसे सिप्ला की कुछ मेडिसिन है वो अच्छी मानी जाती है, हाँ, जैसे वेदनाथ की कुछ मेडिसिन वो अच्छी मानी जाती है, डाबर की कुछ मेडिसिन वो अच्छी, अलग अलग ब्रांडिंग है सबकी। चलो आगे, चलो कॉम्प्लिकेशन नोट करो, कंप्लीट होता है फिर। चलो इसमें नोट करो, फीटल कॉम्प्लिकेशन। क्या बातें करते हो भाई, तुम्हारी बातों को सुनता कौन है, पड़ोसी भी तुमने अच्छे नहीं बना रखे ऐसा लग रहा है, हाँ इतने बड़े हो गए, कब क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। जम्मू फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलेगा, बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए, सही बता रहा हूँ, हर चीज का रेशनल है मेरे पास में, बात ज्यादा करने से कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, इसलिए मौन रखा जाता है, अपने आप तक ही सीमित रहना चाहिए इंसान को, जब मौका मिला, जब कभी कभी क्या होना चाहिए, बात करना चाहिए, उससे दो प्रॉफिट है तो एनर्जी लॉस नहीं होती है, दूसरा है कि आपका माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, इसलिए कम बकवास करनी चाहिए, सिंपल भाषा में हम लोग ये बोलते हैं कम, जैसे हम लोग है ना, हम ज्यादा बोलते हैं, इसलिए हमारी वीकनेस का कारण जो बनेगा आगे जाकर के वो क्या बनेगा, एक्सेसिव, हम ज्यादा बोलते हैं ना,
इसलिए एनर्जी बोलने से भी लॉस हो रही है, एनर्जी काम करने से भी लॉस हो रही है, लेकिन बोलने सबसे ज्यादा हो रही है। और बोलने से सबसे ज्यादा मेंटली हरास होता है। शाम को जाते हैं ना तो न्यूरॉन्स यू करती है हर टीचर की, अगर उसने मेहनत की है 5, 7, 10 घंटे क्लास में, इसलिए कंप्यूटर टाइपर्स का दिमाग खराब रहता है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, क्योंकि वो बेचारे पूरे दिन क्या करते हैं उसमें कंसंट्रेशन, चश्मे लग जाते हैं, माइंड स्ट्रेस होता है। जैसे लाइफ के अंदर ये बहुत चीजें ऐसी होती है जहां से ट्रिगर मिलता है, इसलिए कम बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि बात ही नहीं करना चाहिए, कम बात करना। अरे करके देखो ना, हम लोग 7-7 दिन तक बोलते नहीं, लोगों से मौन रहते हैं। जब हम हमारी छुट्टियां होगी, कोचिंग होगी, देखना तुम करके देखो ना। जब पढ़ते हो ना तो मुंह में अदरक को समझते हो, जंजीर, उसके टुकड़े को लेकर के पढ़ा करो, देखो क्या कंसंट्रेशन आती है। माइंड एक बिल्कुल न्यूरॉन एक्टिवेटेड रहता है। संकल्प शक्ति बोलते हैं ना जिसको, उससे बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप लोग जानते नहीं हो, आप लोग उससे क्या बातें करें। हाँ, उस लेवल से अगर कोई करने वाला है, पूछने वाला है, तुम्हें थोड़ी बात बता दी, तुम्हारे दांत दिखने लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए बातें बहुत है, डीप है बातें, लेकिन कारण है कि जैसी संगति होती है ना वैसी रंगत आ जाती है। मेरी एज का मेरा एक भी सर्कल का दोस्त नहीं है एक्सेप्ट द राम सर। सारे 45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष ऐसे लोग हैं सारे। बिकॉज हमें कैसे लोग अच्छे लगते हैं? जो वास्तव में एक्सपीरियंस लिया है और जैसे वर्द के पास बैठने से वर्दी होती है। एक पंडित मिले, उसने क्या बताया, वृद्ध आदमी के पास बैठने से हर चीज में क्या होती है। जैसे आपसे कोई सीनियर है और 20 साल नर्सिंग ऑफिसर सीनियर है, उससे मिलोगे ना तो वो आपको एक दिन में पूरी 20 साल की पूरी हिस्ट्री सुना देगा। आप 20 साल क्या हो गए, अब आगे हो गए। वो ये बता देगा आपके साथ में ये होने जाएगा, इस एज में ऐसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे परिवार की ऐसी घटना है कि हमारे 15 वर्ष से लगभग एज होने के बाद में पेरेंट्स ये बता देते हैं कि शरीर में ऐसे बदलाव होंगे और ऐसा अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ, लड़के को बता देते लड़की की तरफ ध्यान जाएगा और लड़की को बता देते लड़के की तरफ। ये सामान्य है, फिजियोलॉजी है। ऐसा अगर नहीं है तो बीमारी है, एपैथी बोलते हैं उसको। ऐसा होना स्वाभाविक है कि एक महिला का अट्रैक्शन सामान्य किसकी तरफ होता है, पुरुषों की तरफ, और एक पुरुष का सामान्य किसकी तरफ होता है। लेकिन वो जिसने अपने नॉलेज से अपने ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों को जीत लिया है वो कंट्रोल कर लेता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, बस नॉलेज से वो क्या करता है, उसे दिखने नहीं देता, वो कंट्रोल करता है उस चीज को। उसी तो नॉलेज कहते हैं, उसी तो क्या नहीं कहते। और जिसने अपने आप पे कंट्रोल नहीं है वो बिखर गया, और जो बिखर गया वो निखरेगा नहीं कभी, उसी को कोई सैल्यूट नहीं मारेगा। इसलिए कंट्रोल करना सीखे आप। बहुत जिस चीज पे कंट्रोल करना सीख गए बहुत आगे निकल जाओगे। रेस्ट करने को हमने कंट्रोल डाल रखा है, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम, इसलिए और जनता और पब्लिक से क्या है आगे की तरफ। आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे, परसों के बाद फिर शेड्यूल, फिर 8 दिन फिर वहां पढ़ाएंगे, फिर ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे, 5, 7, 10 दिन ड्यूटी करेंगे, फिर किसी का शेड्यूल आ जाएगा। तो ये जिंदगी हमारी तो ऐसे चल रही है। इसी को हम लोग क्या समझते हैं, इंजॉय द लाइफ, खाना पीना रहना सब इसी को समझते हैं। इसलिए गोल बढ़ा रखें लाइफ में, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से बचना है, नहीं तो आपकी धज्जियां उड़ जाएगी। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हमारे गोल सही नहीं है, हमारा सर्कल सही नहीं है, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कितनी भी पूजा पाठ करो, कितना भी तुम कुछ भी कर लो, अगर कर्म अच्छे नहीं है ना तो सजाए भी कर्मों के अनुसार और पुण्य भी कर्मों के अनुसार ही मिलता है। हम पढ़े थे इसलिए आज पढ़ा रहे हैं, हम भी लापरवाही करते तो आपके सामने थोड़ी आते, आज कहीं वहीं रह जाते। और जिन लोगों ने की होगी वो यहाँ नहीं आ पाए होंगे। इसलिए आप लोगों में जो पढ़ जाएगा ना, जो निखर जाएगा, एक दिन एग्जाम में क्वालिफाई करके एम्स में फोटो लग जाएगी अगले बैच में से। ये कोचिंग वाले तो क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे इसमें 2, 4, 5 निकल जाए और यहाँ दीवार पे 2, 4 की फोटो वो लगा दें। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को समझे, टाइम की मर्यादाओं को समझे, बहुत सीरियस लाइफ, इसे हल्के में ना ले। और समझदारी से जियोगे तो बड़ी हल्की लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। चले हम लोग आगे। पता नहीं तुम्हें बार बार ये बातें बताने का मन करता है क्योंकि तुम्हें इन बातों की जरूरत है। यस, ये बातें तो कोई भी पढ़ा सकता, लेकिन जीवन अगर जीना नहीं आया ना तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में भी लोग सुसाइड करके खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर बनने पर, IPS IAS अधिकारी बनने, इसका मतलब है कि पैसों से सुकून, पद से भी सुकून। आप क्या सोचते हो और आपका जीवन कैसा है, उससे आपको जीवन में क्या मिलता है, प्लीजर्स मिलते हैं, सुकून मिलते हैं। अच्छा, जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, जो रात को सोता है ना, तो उसका हार्ट ये कहता है क्या तूने बहुत अच्छा किया है, और कल तू अगर जीवित उठेगा तो कल फिर अच्छा करना है। और जिसने बुरा किया ना आज, उसका हृदय उसी हमेशा गलत करने के दौरान टेकिकार्डिया होता है। नोट कर लेना, जिंदगी में कभी हम कभी गलत काम करते हैं ना, हर इंसान गलत करेगा तो एक जिसको आत्मा कहते हैं वो आवाज देती है, इनसाइड आवाज देता, नहीं ऐसा नहीं करना,
लेकिन हम उसको छुपा लेते हैं, उसको डिसअपियर कर देते हैं और फिर उसको आगे निकल जाते हैं। नहीं तो हर बार या अंदर बैठा हुआ क्या देता है, हमें मोटिवेट करता है, नहीं ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी। अगर इस आवाज को जो सुनता है वो आगे बहुत आगे चला जाता है, उसको लोग सुनते हैं। फिर समझ आ रहे हो, इसे लोग सुनते हैं उसे। चले हम लोग आगे, फिर बताएंगे आपको, फिर आएंगे संकुष्टी पे, है ना। फीटल में सारी बातें हम बता चुके, नोट कर लो आप लोग। क्या होगा बच्चे को, हाइपो, यस सर, और क्या हो सकता है बच्चे को, तो हम बोल सकते हैं बच्चे को आरडीएस हो सकता है। लंग से डायरेक्ट पूछा जाए तो लंग इम, आगे जाके लेट स्टेज में क्या हो सकता है, इधर एक फॉर्मेट नोट कर लेना। जो माँ थी ना, नीचे कर लेना, नहीं नीचे साइड, माँ और बच्चे में थोड़ा सा फर्क देखिए। माँ में ग्लूकोज का लेवल क्या था, ज्यादा है, और बच्चे में भी क्या है, ग्लूकोज लेवल बच्चे में भी ज्यादा। क्लियर। माँ में इंसुलिन का लेवल क्या है, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला, और बच्चे में इंसुलिन क्या है, ज्यादा। अब यहां नीचे नोट, ग्रोथ हार्मोन ऑफ फीटस किसे कहा जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट एंड। समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये बताइए, अगर बहुत ज्यादा बच्चे में इंसुलिन बढ़ रहा है तो बच्चे की ग्रोथ भी कैसी होगी, ज्यादा होगी ना। इसका बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होने का कारण मैक्रोसोमिक बेबी होने का कारण क्या है, इंक्रीज इंसुलिन। सर इंसुलिन ग्रोथ क्यों करता है, क्योंकि इंसुलिन कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। इंसुलिन इज ए प्रोटीन की वजह, इसमें और अच्छा वर्ड है एनाबोलिक। एनाबोलिक यानी एडिशन करेगा, जोड़ने का काम करता है। इसलिए बच्चे के शरीर में जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ज्यादा बच्चे के शरीर में क्या होगा, उतना ज्यादा बॉडी डेवलप होगी। एनाबोलिक का मतलब यही होता है। और एक फॉर्मेट और लिखो एंड लास्ट होता है फिर, इंसुलिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोर्टिसोल। इस बच्चे में इंसुलिन बढ़ रहा है तो बच्चे के अंदर कोर्टिसोल क्या हो जाएगा, वेरी गुड। और कोर्टिसोल कम होने का मतलब समझ में आ गया, लंग इमेच्योरिटी, आरडीएस हो रहा है। जितना ज्यादा बच्चे में ग्लूको इंसुलिन बढ़ेगा उतना ज्यादा कोर्टिसोल का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में मैंने एक पॉइंट और करवाना, तो मैं मोड ऑफ डिलीवरी नहीं करवाई ना इसमें। इस केस में डिलीवरी का मोड कैसा होता है हमेशा, मोड ऑफ डिलीवरी अगर बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, मोड ऑफ डिलीवरी इन वेट मोर देन, तो फिर सेक्शन चेंज होगा क्या,
और इसका कॉम्प्लिकेशन आपने जॉन्डिस के बाद में क्या नोट कर लो, मैक्रोसोमिया। और मैक्रोसोमिया में वेट कितना होता है, मोर देन 4 kg। लेकिन इसने यहाँ क्या प्रायोरिटी दी है, अगर 4.5 से ज्यादा होगा तो किसकी जरूरत है, सी सेक्शन की। और अगर मैक्रोसोमिया है तो कैसे डिलीवरी हो सकती है, वेजाइनल भी हो सकती है। ये आपका जीडीएम कंप्लीट होता है, आईयूडी कंप्लीट होता है, पीपीएच कंप्लीट होता है, वाशा प्रीविया कंप्लीट होता है, बहुत कुछ होता है कंप्लीट। यस और नो। अब आपका लंच है, लंच के बाद में हम कुछ जैसे कि पीआईएच एक डिजीज बचता है आपका ओबीजी का, पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ये 2 डिजीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 सवा 2 बजे 2:30 बजे के बाद में जब भी आप मिलोगे, फिर उसके बाद में ड्रग्स पढ़ेंगे ओबीजी की, ठीक है। और कल फिर देखेंगे, कल की क्लास में आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और कुछ प्रोसीजर्स के थोड़े और कुछ क्वेश्चन सेशन करवाएंगे, जो हमने पढ़ा है ना उनको पीपीटी पे क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। कल पढ़ के जरूर आना, क्योंकि कल मैं पूछूंगा आपसे पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बेइज्जती करवाओ अपनी, मेरा एक मानना, क्या करवाएं, अपना जितनी बेइज्जती हो ना उतना निखार आता है, सही मानो। अपने आप को जीरो समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं निठल